डियर स्टूडेंट्स, आज हम वाष्प दाब अवनमन लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाष्प दाब या वेपर प्रेशर क्या होता है। नाम से पता चल रहा है आपको कि वाष्प का दाब, तो कोई पदार्थ सॉलिड या लिक्विड जो होता है उसकी सरफेस पर इक्विलिब्रियम स्टेट में वेपर के द्वारा, वाष्प के द्वारा डाला जाने वाला जो दाब होता है उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन में लिखा है कि किसी द्रव्य का वाष्प दाब द्रव्य की तल पर साम्य अवस्था में उसकी वाष्प द्वारा आरोपित दाब होता है। लेकिन ये नहीं बताया कि साम्य अवस्था मतलब, तो यहाँ पे जब हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं और अक्सर मैं यूज़ करता हूँ, सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे जब हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्लोज जो सिस्टम है उसकी बात करते हैं। क्लोज सिस्टम में मान लो एक बीकर है और उसको ऊपर वॉश ग्लास से बंद कर दिया या लिड से ढक्कन लगा दिया किसी भी कंटेनर, तो वो बंद हो गया। अब ये कहता है कि जब वो बंद अवस्था में होता है तो जब उस लिक्विड की वेपर बनती है, वो वेपर उसकी सरफेस पे दाब डालती है, प्रेशर डालती है। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि वो वेपर जितनी बनती है उतनी वापस लिक्विड में बदलती है। इक्विलिब्रियम स्टेज स्टेबलाइज हो जाता है या साम्य अवस्था आ जाती है। साम्य अवस्था की स्थिति में वाष्प के द्वारा जो दाब डाला जाता है उसको वाष्प दाब कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये तो एक नॉर्मल लिक्विड की बात हो गई जिसको हम एज ए सॉल्वेंट भी यूज करते हैं। यदि कोई अवाष्पशील तथा विद्युत अनपकट्य पदार्थ किसी द्रव्य विलायक में विलय किया जाता है, इस चैप्टर में हमने जो भी बात की है वो सारे के सारे सॉल्वेंट जो होता है वो तो वेपोराइज हो सकता है, वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब वाष्पशील, और बाकी जो हैं उसमें सोल्यूट जो मिलाते हैं उसके लिए मैं पहले भी आपको बता चुका, सोल्यूट जो है वो अवाष्पशील होना चाहिए। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन और हमने लगाई है कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो समान ताप और दाब पर उस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। यदि कोई सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें सोल्यूट मिलाते हैं और सोल्यूट अवाष्पशील है, और अवाष्पशील का मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो कम मात्रा में होता है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोशिएट एसोसिएट नहीं होता है, विद्युत अनपकट्य होता है। यदि वो मिलाया हुआ है तो उस विलयन का जब वाष्प दाब निकालते हैं तो विलयन का वाष्प दाब, उसमें जो विलायक अपन ने लिया है उस विलायक का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होता है उससे वाष्प दाब कम आता है। आगे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है तथा वाष्प दाब में ये कमी विलय की घोले जाने वाली मात्रा के समानुपाती होती है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट। जो विलय होता है, जो कम मात्रा में पदार्थ हम मिलाते हैं और उसमें डिजोल्व करते हैं, उसकी मात्रा कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि वाष्प दाब में कितनी कमी होती है। और जो वाष्प दाब में विलयन में शुद्ध विलायक की अपेक्षा जो वाष्प दाब में कमी आती है, इस कमी को वाष्प दाब में अवनमन, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। सपोज शुद्ध विलायक सोल्वेंट जो हम लेते हैं उसका वाष्प दाब P है जब वो प्योर स्टेट में, जब तक हमने उसमें सोल्यूट नहीं मिलाया है, और उसकी नॉन कंसंट्रेशन ज्ञात सांद्रता वाले विलयन का वाष्प दाब PS है। इसका मतलब सोल्यूशन दाब का मतलब वेपर प्रेशर PS है। तो इसमें वाष्प दाब का अवनमन होगा, वाष्प दाब में कमी आएगी। तो हमने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट है उसका वाष्प दाब P लिया और सॉल्यूशन का निकाला, वो PS आता है। तो वाष्प दाब में जो कमी आती है, वाष्प दाब जो अवनमन होता है, दैट इज टू
P माइनस पी एस होगा। P प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एंड P एस सॉल्यूशन का। तो मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका कि वाष्प दाब में कमी आती है यदि हम उसमें अवाष्पशील सोल्यूट मिलाते हैं, तो विलय मिलाते हैं। वाष्प दाब अवनमन में सर्वप्रथम गैलुसेट ने कुछ एक्सप्लेनेशन किया था। इसके बाद कई साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की थी और जो मेन वर्क इस पे किया था वो किया था वॉन बाबो ने। वुलन ने भी काम किया था और भी कई साइंटिस्ट थे, लेकिन वॉन बाबो ने 1848 में ये बताया कि ताप बढ़ने के साथ साथ P का मान तेज़ी से बढ़ता है। ताप बढ़ने के साथ P का मान तेज़ी से बढ़ता है। P का मतलब वाष्प दाब। आपको पता है कि आप किसी कंटेनर में वाटर है और उसको गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो वेपर ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तापमान के साथ दाब तेज़ी से बढ़ता है, सीधी सी बात है ये तो। लेकिन सॉल्यूशन पे स्टडी वॉन बाबो ने की। बट किसी तनु विलयन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जब अनुपात की बात करते हैं, अपन जो रेशियो निकालते हैं, रेशियो कौन सा, P माइनस पी एस, मतलब सॉल्यूशन बनाने के बाद वाष्प दाब में जो कमी आई वो डिवाइडेड बाई P, प्योर स्टेट में जो सॉल्वेंट है उसका वाष्प दाब। तो P माइनस पी एच डिवाइडेड बाई P जो रेशियो है, इसमें ताप का कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात अनुपात उतना ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो बढ़ोतरी हुई या जो इंक्रीज हुआ वो तो यदि प्योर स्टेट में गर्म करके निकालेंगे उसी टेम्परेचर पर विलयन का लेंगे तो दोनों ही कंडीशन में हाई टेम्परेचर पर लेंगे तो ज़्यादा होगा। लेकिन उसका जब रेशियो निकालते हैं किसी भी दो चीज़ों का, बढ़ी हुई दोनों चीज़ बढ़ रही है और उनका रेशियो निकालते हैं, तो उस सिचुएशन में वो रेशियो होता है वो सेम रहता है। इसका मतलब आपेक्षिक वाष्प दाब, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंपेरेटिवली P माइनस पी एस अपॉन P जो लिखा है अपन ने, ये है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपेक्षिक मतलब शुद्ध की अवस्था में कितनी कमी आई उससे कंपेयर करने के लिए अपन ने इसको P से डिवाइड किया है। तो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन ताप से अप्रभावित रहता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। वाष्प दाब, ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा, बट आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन जो होता है वो अप्रभावित रहेगा। वाष्प दाब अवनमन भी प्रभावित होगा, लेकिन आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन ताप से प्रभावित नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। P माइनस पी एच डिवाइडेड बाई P, दिस टर्म कैन नॉट अफेक्ट बाई टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं। सिंपल सी बातें हैं इसमें। विलय द्वारा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब अवनमन, विलय द्वारा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब अवनमन, वाष्पन दाब में कमी, मतलब कोई शुद्ध विलायक है उसमें अपने सोल्यूट मिलाया तो उसके वाष्प दाब में कमी, तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। एंड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉट वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P माइनस पी एच डिवाइडेड बाई P होगा। 1887 में राउल्ट ने वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन और सांद्रता के लिए एक नियम दिया था जो राउल्ट का नियम कहलाता है। हमने राउल्ट का नियम पहले भी पढ़ा है। यहाँ पे ये वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब शुद्ध विलायक के कंपैरिजन में वाष्प दाब में कितना अवनमन हो रहा है इसमें, तथा कंसंट्रेशन में जो रिलेशनशिप है उसके लिए राउल्ट ने, राउल लिखा रहता है, राउल्ट जो है उन्होंने ये नियम दिया था। राउल ने वॉन बाबो तथा वुलन के प्रयोगों के आधार पर निम्न नियम दिया। एक छोटा सा नियम है, 2 लाइन। एक अवाष्पशील विलय को घोलने पर, ये बात मैं आपको पहले से बता दिया कि सॉल्यूशन बनाते हैं, ये सारे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, हम यहाँ पे अवाष्पशील विलय लेते हैं, वह विलय जो वाष्प में कन्वर्ट नहीं होता नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो एक अवाष्पशील विलय को घोलने पर विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है, मतलब P माइनस पी एच डिवाइडेड P जो टर्म अपन ने ऊपर ली है, वो विलय की मोल भिन्न के बराबर होती है। इट इज़ डिपेंड ऑन मोल फ्रैक्शन।
मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मोल फ्रैक्शन कम होगा। विलय का नाम दिया है सोल्यूट। ओके, एक तो राउल्ट का नियम जो है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है कि एक अवाष्पशील विलय को घोलने पर विलय के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, इक्वल होता है। अब मोल फ्रैक्शन मैं आपको पहले कंसंट्रेशन टर्म में आपको पढ़ा चुका हूँ। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, जैसे मान लो सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन जो होता है उसके दो पार्ट है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट की मोल भिन्न की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि सोल्यूट के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई सोल्यूट के मोलों की संख्या प्लस सॉल्वेंट के मोलों की संख्या, मतलब कुल मोलों की संख्या। और सॉल्वेंट की निकालेंगे तो जो ऊपर जो टर्म आएगी उसमें सॉल्वेंट की मोलों की संख्या आ जाएगी। विलय की मोल भिन्न इज इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तथा विलायक की मोल भिन्न मैंने अभी आपको बताया था, सॉल्वेंट की बात करेंगे तो जो नीचे की टर्म सेम रहेगी, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, मतलब कुल मोलों की संख्या, और ऊपर जो है विलायक की मोल भी निकालनी है तो विलायक के मोलों की संख्या एन ऊपर आ जाएगी कैपिटल। देन राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या कह रहा है कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन होता है वो विलय सोल्यूट जो अवाष्पशील है उसकी मोल भिन्न के बराबर होता है। इट मीन्स P माइनस पी एस डिवाइडेड P इज इक्वल टू एन स्मॉल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, तो राउल्ट का नियम आइडियल एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ठीक तरह से लागू होता है। देखिए जो भी नियम है केमिस्ट्री में वो आइडियल कंडीशंस पे अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसे हम गैसेज के कंडीशन में लगाते हैं तो भी वो आइडियल गैस पे अप्लाई होती है, रियल गैस पे कंडीशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आइडियल कंडीशन जब हम लेते हैं तो कुछ चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राउल्ट का नियम आदर्श तत्व में ठीक तरह से लागू होता है। जो विलेन राउल्ट के नियम का पूर्णतः से पालन करते हैं, कंप्लीटली फॉलो करते हैं, वे आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। डेल्टा V 0 सॉल्यूशन बनाने पे आयतन में चेंज नहीं आता है। डेल्टा H एंथैल्पी परिवर्तन या विक्रिया ऊष्मा परिवर्तन, डेल्टा H का मान 0 होता है। तीसरा राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, वही आइडियल। यदि विलयन अत्यंत तनु हो, डाइल्यूट हो, तो विलय के अणु n स्मॉल n विलायक के अणु n की तुलना में बहुत कम होते हैं। सॉल्यूशन अपने डाइल्यूट लिया, बहुत डाइल्यूट लिया, इसका मतलब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, उसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स कम है। इस कंडीशन में सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम होगा। मोल फ्रैक्शन कम होने का मतलब ये है कि सोल्यूट के जो मोलों की संख्या है वो सॉल्वेंट के मोलों की संख्या के कंपैरिजन में वेरी लेस। तो इस कंडीशन में जो नीचे वाली टर्म है, जो हमने स्मॉल n प्लस कैपिटल N ली है, तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्मॉल n लेस 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 देन कैपिटल N, अतः हर में, हर का मतलब नीचे वाली टर्म, डिनोमिनेटर, हर में n की उपेक्षा करने पर इक्वेशन 33 जो ऊपर लिखी है अपने, निम्न प्रकार से लिखी जा सकती है। स्मॉल n लेस 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 देन कैपिटल N, सो n में भी, स्मॉल n में भी इग्नोर्ड, इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। एंड P माइनस पी एच डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइडेड बाई कैपिटल N। ओके, ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगी। एक टर्म जो स्मॉल n नीचे थी उसको हमने हटा दिया। यदि विलयन तनु नहीं होता है, यदि सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं होता है, तो इक्वेशन 33 जो है ऊपर जो लिखी थी वो वैसी की वैसी रहती है। P माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइडेड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल। अब इसको और आगे सोल्व करने के लिए इसी इक्वेशन को अपन काम में लेंगे। वो तो एक आपको एक नॉर्मल बात बता दी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो आइडियल कंडीशन फॉलो करेगा और स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल N से वेरी लेस होने के कारण नीचे की टर्म में स्मॉल n एंड कैपिटल N है तो स्मॉल n हट जाएगा और कैपिटल N बच जाएगा। व्युत्क्रम करने पर, रेसिप्रोकल करने पर, रेसिप्रोकल का मतलब नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली को नीचे ले जाओ। P को ऊपर ले गए, नीचे वाले को P माइनस पी एस को नीचे ले आए। इसमें n प्लस n को ऊपर ले गए, स्मॉल n को नीचे ले आए। देन वी सॉल्व इट। n प्लस n ऊपर है और स्मॉल n नीचे है, डिनोमिनेटर में n है। तो न्यूमरेटर्स जो है उनमें अपन ये लिख सकते हैं कि स्मॉल n डिवाइडेड बाई n प्लस कैपिटल N डिवाइडेड बाई n। स्मॉल n डिवाइडेड बाई स्मॉल n, देन दैट इज इक्वल टू 1 प्लस
कैपिटल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन। स्मॉल कैपिटल एन का मतलब ABCD में जो बड़ी वाली ABCD होती है वो कैपिटल है, तो छोटी ABCD में यूज़ करते हैं वो स्मॉल है। और सोल्यूट के लिए अपन ने स्मॉल वर्ड यूज़ लिए हैं और सोलवेंट के लिए कैपिटल, विलायक के लिए बड़े वाले। विलायक बड़ा होता है ना, विलायक में 4 अक्षर आते हैं, विलय में 3 आते हैं, इसलिए इसमें छोटे लेते हैं, विलायक में लेते हैं, ऐसे इसको याद रखना आपको। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ तक ये किया। अब हमने आगे और कुछ नहीं करते हैं, हम इस साइड में जो 1 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। इसको हम RHS बोलते हैं राइट हैंड साइड, इसको LHS बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से 1 को इधर ले आते हैं, -1 इधर आ गया, दैट इज इक्वल टू n, ये है ही। अब हम इसको और सोल्व करते हैं। 1 के नीचे मान लो डिवाइडेड बाई 1, बायो के स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, तो इसका LCM ले लिया, P माइनस PS, LCM P माइनस PS लिया। फिर अपन क्या करते हैं, LCM लेके बाद ये जो डिनोमिनेटर है इससे उस LCM को डिवाइड करते हैं, then we find 1 because P minus PS and that is P minus PS, so 1 आया and 1 multiplied by P then P, तो इससे वैल्यू आ गई P। अब ये जो 1 टर्म है इसके नीचे भी P minus PS है, तो P minus PS सॉरी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो 1 से P minus PS को डिवाइड P minus PS आएगा। इस P minus PS को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आएगी P minus PS, बट इसके पहले माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा -P एंड माइनस जो PS था वो प्लस हो गया, -P प्लस PS, ये टर्म आ गई। दैट इज इक्वल टू n/n, मतलब इसका लघुत्तम लेना है आपको। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, फिर अपन इसका लघुत्तम ले लेते हैं। ओके, जो आप 10th में करते हो। अब क्या हुआ, इससे सॉल्यूशन किया तो अपने पास ऊपर कैपिटल P माइनस P कैंसिल आउट हो गया, तो PS बचा, PS डिवाइडेड बाई P माइनस PS इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल n। अब क्या हुआ, वापस वैसा का वैसा अपोजिट कर दिया अपन ने, मतलब व्युत्क्रम कर दिया रेसिप्रोकल, तो P माइनस PS ऊपर चला गया, PS नीचे आ गया, दैट इज N स्मॉल n ऊपर चला गया, P नीचे आ गया। अब इसमें नई चीज़ आ गई, वही टर्म नहीं है ये, यहाँ पे नीचे क्या आ गया, PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो इक्वेशन 33 एंड 35 जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए है, एंड इक्वेशन 34 जो है वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जहाँ पे आइडियल कंडीशन फॉलो होती है उसके लिए। उसके बाद और आगे जब हम बात करते हैं तो राउल का नियम क्या बताता है कि वाष्प दाब का जो अवनमन होता है वो विलय के मोलों की कुल संख्या पर अर्थात अणुओं की कुल संख्या पर निर्भर करता है। एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बार बार कह रहा हूँ, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन जो होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अतः वाष्प दाब का अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें कोई भी विलयन होता है सोल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की नेचर शो करेगा। ऐसी प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है या उनकी सांद्रता पर निर्भर करती है, तो वो अणुसंख्यक गुणधर्म होती है। तो राउल के नियम से स्पष्ट है कि वाष्प दाब का अनुमान विलय के मोलों की कुल संख्या पर अर्थात अणुओं की कुल संख्या पर डिपेंड करता है। अतः वाष्प दाब का अनुमान एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।